गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो पिछली क्लास ली यस्टरडे उसके अंदर हमने 2 क्लासेस में स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसकी हमने 2 स्टेप में स्टडी की थी। फर्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा था अपने क्या नाम है स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप थी। यस्टरडे हमने यानी स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि एक हमें स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्स्ट स्टेप के अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसके अंदर हमें अगुणित गोलाकार अगतिशील कोशिका प्राप्त होती है जिसे हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड। इसमें गुणसूत्रों की संख्या हाफ है मूल कोशिका से, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गैमेट नहीं है अभी, क्योंकि मेल गैमेट गतिशील होता है, तंतु की आकृति का होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अतः इसे स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हमने क्या बताया था स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके दौरान हमें एक चम्मच की आकृति का, जिसमें एक लंबी टैल भी पाई जाती है, एक हमें गुणसूत्र प्राप्त क्या नाम है क्रोमोसोम प्राप्त होता है, यानी क्रोमोसोम्स युक्त एन क्रोमोसोम्स युक्त, ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियस है और ये हमें एक स्पर्म प्राप्त होता है। अतः स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की क्रिया जो हमने कल पढ़ी थी वो थी स्पर्मियोजेनेसिस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी है सेकंड गैमेट्स का फॉर्मेशन। ये तो सारा कार्य होता था स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती थी, वो होती थी टेस्टिस में। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम इस oogenesis यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। और फीमेल गैमेट के अंदर कौन आता है ओवम, और ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है oogenesis। और oogenesis की प्रोसेस किसमें होती है, ये होती है ओवरी में। देखो फीमेल कैंडिडेट के अंदर 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है और एक राइट ओवरी होती है, ठीक है। जैसे ये ओवरी है, एक ये ओवरी है और एक ये ओवरी है। ये यूट्रस है, ये पोर्शन क्या है यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब है एफटी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हम स्टडी करेंगे इस ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए oogenesis किसे कहते हैं कि फीमेल गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर oogenesis कहलाता है, समझ गए। यानी फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर oogenesis कहलाता है। ओवम खुद भी एन होता है, ये एन है, ठीक है। अब इसके स्टेप्स को अगर हम स्टडी करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis इन दोनों के अंदर जो स्टेप्स होती है वो काफी सिमिलर होती हैं। oogenesis की प्रोसेस में
आपको पहले मैं स्टेप्स बता देता हूं। oogenesis की प्रोसेस यानी कंप्लीट प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप है ग्रोथ फेज, और थर्ड स्टेप है उसे बोलते हैं हम मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को हम डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं, डिवीजन फेज। अब देखिए oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी 3 स्टेप थी। फर्स्ट स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन के अंदर, जब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है तब उसके अंदर भी ये 3 स्टेप थी, ठीक है। इसमें स्पर्मियोजेनेसिस या इसमें स्पर्मियोजेनेसिस जैसी कोई स्टेप नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो ग्रोथ फेज होती है ये दैट इज इंपॉर्टेंट फेज। ग्रोथ फेज बहुत बड़ी होती है, इसका अभी हम रीजन पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जैसे ये ओवम है, मान लीजिए ओवम बन गया लास्ट में, इसमें स्पर्म आएगा। स्पर्म का कार्य क्या होता है, सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल एन अगुणित गुणसूत्रों को ओवम के अंदर भेजना। ये ओवम के अंदर भेजकर फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद में ये एन और ये एन मिलकर क्या बनाते हैं, एक 2n द्विगुणित कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट। अब अंडे का पालन यानी पालन पोषण, यानी पोषण कहां पर होगा, इस ओवम के अंदर। जो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप 2n द्विगुणित एक जीव का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। 2n कोशिका बनी है, अब इसी के अंदर पूरे जीव का निर्माण होगा। अतः बनने वाले जीव के लिए पोषण युक्त पदार्थों का संश्लेषण इस ओवम के अंदर पहले से ही निहित रहता है। यानी अंडाणु के अंदर बच्चे के फ्यूचर में आगे डेवलपमेंट के लिए जितना भी पोषक पदार्थ होता है, वो टोटल पोषक पदार्थों का संश्लेषण कहां पर हो जाता है, इस ओवम के अंदर ही, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन स्टेप्स के बारे में हम स्टडी, इसीलिए इसकी ग्रोथ फेज सबसे बड़ी होती है। ग्रोथ फेज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इसी दौरान अंडाणु, फ्यूचर में बनने वाले अंडाणु के लिए जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उनका सबका सिंथेसाइज, और पोषक पदार्थ के रूप में मुख्य इंपॉर्टेंट एक ही चीज होती है, वो होता है यॉक। यॉक एक डिक्शनरी का शब्द है, एक क्या है, डिक्शनरी का एक शब्द है, शब्दावली है। यानी इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि योग एक केमिकल चीज है, दैट इज नॉट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे हम भोजन खाते हैं, आप एक चीज समझिए कि योग, हम रोटी खाते हैं, हम किसी भी अपने पेरेंट्स के पास में हम खाना मांगते हैं, तो खाना मांगते समय हम यही कहते हैं कि पापा हमें खाना दे दो, या मम्मी हमें खाना दे दो, या सिस्टर हमें खाना दे दो। हम कभी भी ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं कहते घर के अंदर कि हमें कार्बोहाइड्रेट दो, लिपिड दो, फैट दो, ठीक है। हम भोजन मांगते हैं और उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सब कुछ मिक्स होता है, और इन सभी मिक्स पदार्थों को एक नाम दिया गया है, भोजन, संतुलित भोजन। उसी तरह से योग के अंदर प्रोटीन जो एक बच्चे के जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो इस ओवम के अंदर है, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है, यॉक। क्या कहते हैं, यॉक। और यॉक का फॉर्मेशन किस स्टेप में होता है, ग्रोथ फेज में। यॉक एक पोषक पदार्थ है जो किसी भी जीव को अंडे के अंदर जीवन जीने के लिए आवश्यक पदार्थ होता है, ठीक है।
अर्थात वे अंडे जो वे जीव जो अपना जीवन व्यापन अंडे के अंदर ही करते हैं, अर्थात वो अंडे के अंदर ही अपना यानी क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑर्गेनोजेनेसिस सारी स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में अंडे में स्फोटन होता है और उसके बाद में जीव बाहर निकलता है। ठीक है, जबकि जिनमें प्लेसेंटा पाई जाती है, जिन जीवों के अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है, उनमें योग का सिंथेसाइज नहीं होता, लेकिन फिर भी ग्रोथ फेज लंबी होती है। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप्स पहले हम एक नॉर्मल डायग्राम से हम इसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद में हम जो ग्रोथ फेज होती है उसकी हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे। देखिए, हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे ये ओवरी है, ओवरी की ये दीवार है और इसके अंदर जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर में ये सेल्स हैं, इन्हें प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं। ये जर्मिनल उपकला है, एपिथेलियम है। ये सब 2n होती है। क्या होती है? 2n, द्विगुणित है ये। अब इसमें फर्स्ट स्टेप होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे गुणन प्रावस्था है, यानी एक कोशिका 2 में बटेगी। समसूत्री विभाजन होगा। यहां पर कौन सा डिवीजन होगा? समसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका 2 बनाएगी, फिर ये दोनों कोशिकाएं फिर डिवीजन करेंगी और फिर 2 बनेंगे, ऐसे। तो 1 से 2 और 2 से 4, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन के दौरान काफी सारी द्विगुणित कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? oogonia। इनसे कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। ये सब 2n होती है। क्या होती है? सब 2n होती है। ऐसे ये सब 2n है। ठीक है, सब 2n नहीं है। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? oogonia। हम इन्हें इन सेल्स को क्या बोलते हैं? ये 2n है और इन्हें क्या बोलते हैं हम? oogonia। oogonia। अब इनमें से कुछ ग्रोथ यानी आगे चलकर फिर डिवाइड होकर कुछ अपनी चेंज कर लेती है और ऐसे सब अभी भी 2n ही है। इन्हें हम बोलते, आगे चलकर काफी सारे डिवीजन, लास्ट डिवीजन के द्वारा जो सेल्स बनती है, लास्ट डिवीजन के द्वारा जो सेल्स बनेगी उन्हें बोलते हैं हम oocytes। प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes। और इन प्राइमरी oocytes में से ये कोशिका प्राइमरी oocytes ग्रोथ फेज में एंटर करती है और अपनी आकृति को क्या करती है? जस्ट डबल कर लेती है, अर्थात इसमें काफी सारे बदलाव होते हैं। ये स्टेप काफी लंबी होती है। इसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, आगे फ्यूचर में जो बच्चा बनने वाले ओवम के अंदर निषेचन के द्वारा जो 2n जायगोट बनेगा, उस जायगोट के अंदर जो बच्चा पलेगा, उसके जो मैच्योरेशन होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें क्लीवेज भी होगा, ब्लास्टुलेशन भी होगा, गैस्ट्रुलेशन भी होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस भी होगा। इन सभी चीजों के लिए जो ग्रोथ होते है बच्चे को जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है या यानी उसको पोषण की आवश्यकता होती है, उस सारे पोषक पदार्थों का संश्लेषण इस ग्रोथ फेज में होगा।
और इस ग्रोथ फेज के अंदर ये कोशिका जस्ट अपना आकार डबल कर लेती है। इसे भी क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी oocytes। ये 2n है, द्विगुणित है, ये द्विगुणित। अब इसके बाद में ये एंटर करती है, देखो हम ग्रोथ फेज की हम बाद में स्टडी करेंगे, इसमें क्या क्या बदलाव होता है, योग का फॉर्मेशन कैसे होता है, पूर्व यानी योग के पहले क्या बदलाव होता है, योग के निर्माण से पहले, योग के बाद में क्या होता है, कैसे अंडा झिल्लियां होती है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें हम बाद में, इसमें एक बार हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसके बाद में हम ग्रोथ फेज अलग से डिटेल से स्टडी कर लेंगे। अब देखिए 2n ये एंटर करता है डिवीजन फेज, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप है, उसे बोलते हैं मैच्योरेशन, मैच्योरेशन या डिवीजन फेज, डिवीजन फेज। और जैसे ही ये डिवीजन फेज में एंटर करेगा, ये लो डिवीजन फेज में एंटर कर गया, अभी भी ये क्या कहलाता है, प्राइमरी oocyte। लेकिन इसमें फर्स्ट यानी अब होगा डिवीजन, अब क्या होगा, डिवीजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो इसमें और स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे बड़ा अंतर एक और है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होना क्या चाहिए, जैसे ये 2n है तो इसके 2 बराबर की कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है गुणित, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। प्राइमरी oocyte में कोशिका द्रव्य, इसके अंदर प्रेजेंट कोशिका द्रव्य का अनियमित विभाजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइड में बता रहा हूं आपको, जैसे ये कोशिका है, इसमें जब गुणसूत्र तो आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर आ जाते हैं, एन इधर हो गए, एन इधर हो गए। उसके बाद में जब कोशिका द्रव्य को विभाजित करने के लिए जो फ्लो बनती है, जो खांच बनती है, वो बीच में से न बनकर थोड़ी इस बीच वाले पॉइंट को छोड़ देती है और एक कॉर्नर से बनती है, जिसके दौरान एक बड़ी कोशिका एन बनती है, एक छोटी कोशिका पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पोलर बॉडी। ये देखिए अनियमित विभाजन हो रहा है कोशिका द्रव्य का, न कि इसमें एक में तो जो भी योग है कोशिका द्रव्य है वो फुल मात्रा में रहता है, और इसके अंदर एक न के बराबर कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, ध्रुवकाय। और जो बड़ी होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocytes। अतः इसमें फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप अनियमित विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ी जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte अगुणित, और एक होती है अगुणित यानी फर्स्ट, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। जबकि ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। अभी अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ है, अभी अर्धसूत्री सेकंड होना बाकी है, अब होगा अर्धसूत्री सेकंड। और अर्धसूत्री सेकंड के दौरान भी सेम ऐसा जहां पर जैसे विभाजन हुआ था वैसा ही यहां पर होगा। इसमें तो इससे तो क्या बनेगी, 2n बन जाएंगी, लेकिन इसमें भी फिर कोशिका द्रव्य का अनियमित विभाजन होगा, और अनियमित विभाजन के फलस्वरूप 2 प्रकार की, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी, एक बड़ी कोशिका n और एक छोटी कोशिका n, इसे बोलते हैं हम सेकंड पोलर बॉडी। और ये क्या कहलाएगा, अब ओवम, क्या कहलाएगा, ओवम। ठीक है, यहां पर देखो
प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य का अनियमित प्रकार से विभाजन हो रहा है, यानी बराबर रूप से नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों के अंदर बराबर बढ़ जाएगा, इसमें यानी पोषक पदार्थ इतने ही होते हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो एक किसी भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट होते हैं। अगर इसी को हम बराबर की दो कोशिकाओं में बांट देंगे तो एक के लिए भी सफिशिएंट मटेरियल नहीं रहेगा, जिससे आगे ग्रोथ होने वाले बच्चे की प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए हम कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, ये देखो नेचुरल चीजें हैं, इसमें हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या दोनों कोशिकाओं में तो आधी आधी हो जाती है। आधी आधी होने के बाद में जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तब कोशिका द्रव्य का विभाजन बराबर न होकर एक अगुणित गुणसूत्र की तरफ तो बहुत कम मात्रा में न के बराबर कोशिका द्रव्य रहता है और एक के अंदर फुल मात्रा में कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है, यानी पोषक पदार्थों की मात्रा फुल रहती है। ठीक है, फिर इसे बोलते हैं, जो फर्स्ट के दौरान बनते हैं उसे बड़ी को तो बोलते हैं सेकेंडरी oocytes, और फर्स्ट जो छोटी बनती है उसे बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इन पोलर बॉडीज का कोई भी कार्य नहीं है, फ्यूचर में ये भी पोषक के रूप में यूज में ले ली जाती है, अभी इनका कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocytes के अंदर फिर अर्धसूत्री सेकंड होता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा, जिसके दौरान सेकेंडरी oocyte में फिर अनियमित विभाजन होगा। एक तो बनेगा एन जो बड़ी कोशिका होगी जिसे हम क्या बोलते हैं ओवम, और एक बनेगी छोटी जिसे हम बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। इस पूरी अंडजनन प्रोसेस के दौरान हमें कितने अंडाणु प्राप्त होते हैं? एक। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कोशिका से हमें 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्राइमरी oocytes के द्वारा सिर्फ हमें एक ओवम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हम इसकी जो नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे यानी ग्रोथ फेज, हम टुमारो जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम ग्रोथ फेज की डिटेल से स्टडी करेंगे कि ग्रोथ फेज के अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है, योग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बनती है, कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। तो ये तो था अंडजनन की प्रोसेस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis प्रोसेस, इन दोनों में से एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम लगती है उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आप कितने ही ईयर के पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या तो अंडजनन आएगा या शुक्राणुजनन आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ओवम, एक तो ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, और इसमें ग्रोथ फेज जो है, इस ग्रोथ फेज के अंदर किस प्रकार से क्या क्या बदलाव होता है, इसके अंदर कौन कौन से पोषक, जो मैंने पोषक पदार्थ के रूप में क्या बताया, योग, इस योग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, विटेलोजेनेसिस कैसे होगा, यानी और योग का निर्माण कैसे होगा, सारी स्टडी हम आगे चलकर करेंगे। जय हिंद।